हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक उपाध्याय, आप सभी का दीपक ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर डायमंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ हमने कुछ पढ़ ली थी। ग्रेफाइट के बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज हम थोड़ा ग्रेफाइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्या होती है? जैसे हमने डायमंड के बारे में पढ़ा था, डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होती है? डायमंड में एक कार्बन का जो एटम होता है वो 4 अदर कार्बन के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में क्या होता है? देखिए, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में ग्रेफाइट में कार्बन का एक एटम जो होता है वो कार्बन के अदर 3 एटम्स के साथ क्या होता है? जुड़ा रहता है। जो ग्रेफाइट होता है उसमें लेयर्स होती हैं, मल्टी लेयर्स होती हैं। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर इस तरीके से रखी रहती है। कई सारी हमारी क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। किसमें? ग्रेफाइट में। तो बेटा क्या कंडीशन बनेगी? ग्रेफाइट का अगर आप क्रिस्टल लेंगे, अगर आपने ग्रेफाइट का क्या एक क्रिस्टल ले लिया तो उस क्रिस्टल में कार्बन की लेयर्स होंगी। ठीक है ना, कार्बन की क्या होंगी? लेयर्स होंगी। और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर हमारी क्या है? रखी रहती है। और उस लेयर, एक लेयर के अंदर, ग्रेफाइट की एक लेयर के अंदर कार्बन का एक एटम कार्बन के अदर 3 एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, एक लेयर और दूसरी लेयर, जैसे मैं आपको लेयर का पैटर्न बनाता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर लेयर्स के फॉर्म में होती है। कई सारी लेयर्स होती हैं और एक लेयर जो होती है, अलग अलग जो इंडिविजुअल लेयर होती है, वो सभी लेयर्स कार्बन के एटम से बनी होती हैं। और अलग अलग लेयर के अंदर कार्बन का एक एटम 3 अदर कार्बन के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर क्या होती है उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। जैसे पहली हमारी लेयर ये हो गई, सपोज ये पहली लेयर हमारी हो गई। यहां से इस तरीके से देखते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट लेयर, उसके बाद यहां से हम बनाते हैं इधर से। सेकेंड लेयर इसी तरीके से फिर हमारी आएगी यहां पर। मैं एक रफली आइडिया आपको दे दे रहा हूं, उससे आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा। ये एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा। इस तरीके से आप यूं करके मान के चलिए, जैसे फर्स्ट लेयर हमारी ये हो गई, फिर सेकंड लेयर ये वाली हो गई, फर्स्ट लेयर ये हो गई, सेकंड लेयर ये हो गई, थर्ड लेयर ये हो गई। हेक्सागोनल पैटर्न में इस तरीके से चीज़ें जुड़ी होती हैं, कार्बन के एटम जुड़े होते हैं। एक लेयर, पहली लेयर, और ये लेयर इस तरीके से होती है। एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी, चौथी, इस तरीके से। अब मैंने पूरा यहाँ पर नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें लगेगा और कोई मतलब नहीं है, इतने में आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट लेयर, अब जैसे नीचे से और जोड़ते चले जाएंगे और लेयर बन जाएंगी। तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में सेपरेशन होता है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली जुड़ी नहीं होती है। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में क्या होता है? सेपरेशन होता है। जैसे यहाँ पर ये जो हमारे वर्टेक्सेस हैं, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं? कार्बन के एटम्स होते हैं। ये सारे हमारे कार्बन के एटम्स हैं। ये सारे कार्बन के एटम्स होते हैं। अब फर्स्ट लेयर और आप सेकंड लेयर को जरा देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर थोड़ा सा ये इस तरीके से ये इससे जुड़ रहा है और ये वाला हमारा इससे जुड़ रहा है। ठीक है ना। आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे, इस जगह आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ये इधर आएगा थोड़ा सा।
ये इस साइड में आएगा, यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखेंगे कि आपने जैसे देखा फर्स्ट लेयर है, तो फर्स्ट लेयर में ये वाला कार्बन का जो एटम है ना, वो 3 कार्बन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए कैसे, अपनी ही पहली वाली लेयर में ही ये हो गया और ये हो गया। ये कार्बन का एटम जो है इस वाले कार्बन के एटम से भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और नीचे वाली लेयर में भी ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये कार्बन का जो एक एटम है वो 3 अदर एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। 2 एटम तो उसकी क्या है, उसकी जो लेयर है, जिस लेयर में वो है उसी लेयर में 2 एटम है हमारे। ये जो कार्बन का एटम है जिस लेयर में, पहली वाली लेयर में, तो पहली वाली लेयर के 2 एटम के साथ ही जुड़ा हुआ है। और ये वाला जो कार्बन का एटम है वो दूसरी लेयर के इस वाले कार्बन के एटम के साथ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, अब ये वाला कार्बन का एटम जो उसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इसका मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन उसका कहीं पर फ्री रह गया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ऊपर नीचे क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। देखिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, यहाँ की डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर ही ऐसी है, ये लेयर्स के फॉर्म में बना होता है ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, ठीक है ना, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट लेयर हो, सेकंड लेयर हो, या सेकंड या थर्ड लेयर हो, या थर्ड या फोर्थ लेयर हो, उन लेयर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, और उनके मूवमेंट की वजह से, उनकी डीलोकेलाइजेशन की वजह से, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की वजह से ही ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। अच्छा दूसरी चीज़ एक बात बताऊँ मैं आपको, ग्रेफाइट की फर्स्ट लेयर जो है और सेकंड लेयर है, दोनों लेयर के बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, उसको कह देते हैं वान डेर वाल फोर्स, ठीक है ना। ग्रेफाइट की लेयर्स के बीच में जो हमारा फोर्स काम करता है उसको कह देते हैं वान डेर वाल फोर्स। वान डेर वाल फोर्स वीक वान डेर वाल फोर्स होता है, ये वीक फोर्स होता है, उसको कह देते हैं वान डेर वाल फोर्स। देखेंगे यहां से, वान डेर वाल फोर्स, वान डेर वाल फोर्स काम करता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, वान डेर वाल्स फोर्स हमारा यहाँ पर क्या है, काम करता है। बेटा ध्यान देंगे यहाँ से आप लोग, लेयर्स के बीच में, ग्रेफाइट की लेयर्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसको क्या कह देते हैं, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह देते हैं। ये यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अच्छा लेयर्स जो होती हैं इसकी ग्रेफाइट की जो लेयर होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहती हैं, स्लाइटली स्लाइड करती हैं, ठीक है ना, हल्की सी क्या है, खिसक सकती हैं, ठीक है ना। और बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, ये किसकी वजह से खिसकती हैं बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, डायमंड। एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, इन चीज़ों को बस समझते चले जाइए। डायमंड को हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। एक तो डायमंड हमारा क्या होता है, जो नेचर से मिलता है एलोट्रोप्स के फॉर्म में। एक डायमंड क्या है, आर्टिफिशियली भी उसको हम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे उसको, बाई सब्जेक्टिंग कार्बन एटम्स एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाकर और टेम्परेचर को बढ़ाकर, ठीक है ना, कार्बन के एटम्स को सब्जेक्ट करके, ठीक है ना, पास पास लाके, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्टिंग द प्योर कार्बन एटम्स, ठीक है ना, उनको जब पास पास लेके आएंगे एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो हमारा आर्टिफिशियल डायमंड बन जाता है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछ सकते हैं, तो ऐसा कोई खास वो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हम ग्रेफाइट की बात हम कर ही चुके हैं। ग्रेफाइट की क्या क्या यूजेस होते हैं, ग्रेफाइट के यूजेस क्या होते हैं उसको समझ लीजिए। देखिए जो मशीनरी होती है हमारी, कुछ मशीनरी होती हैं जिनमें आपस में फ्रिक्शन होता है, कुछ इंजन्स होते हैं उनमें कुछ पिस्टन है, जैसे कुछ मशीन्स होती हैं, कुछ हमारे ऐसे पुर्जे होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, रगड़ खाते हैं, फ्रिक्शन होता है। तो उनके फ्रिक्शन को कम करने के लिए एज अ ल्यूब्रिकेंट हम उनको यूज़ करते हैं। किसको बेटा, ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट का अगर आप पाउडर ले लीजिए, उसको अगर आप हाथ पे लेंगे तो वो कैसा होगा, बिल्कुल स्लिपरी होगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जब हम उसको पार्ट्स के बीच में डाल देते हैं तो बेटा वो ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। किसका काम करता है, ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। दूसरी चीज़, कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। कार्बन की जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको भी हम क्या कह देते हैं, वो भी हमारे ग्रेफाइट से बने होते हैं। जैसे ग्रेफाइट की रॉड्स होती हैं, ग्रेफाइट की रॉड होती हैं, उनको कार्बन इलेक्ट्रोड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। कार्बन के इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। आगे जाके आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में,
ठीक है। पेंसिल की जो कोर होती है, पेंसिल के बीच में एक जो कोर, आप जो एक लेड बोलते हैं उसको, यहाँ से ब्लैक कलर का जो कोर दिखाई देता है पेंसिल के बीच में, उससे हम लिखते हैं, उसको बनाने में भी हम ग्रेफाइट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ जो ब्लैक पेंट होता है हमारा, ब्लैक कलर का जो पेंट होता है, तो ब्लैक पेंट को बनाने में भी हम ग्रेफाइट का क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, थ्योरेटिकल हैं। मैं बोलता जा रहा हूँ मुँह से, आप लोग नोट्स बनाते जाइए या फिर इनके PDF आप लोग डाउनलोड कर लेना। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमने 2 चीज़ कवर की, हमने डायमंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, हमने ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि क्या स्ट्रक्चर होती है। हमने ये भी जाना कि भाई डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट नहीं करता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट कर देता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है अपनी स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है ना। लेयर की फॉर्म में उसकी स्ट्रक्चर होती है, और पहली लेयर में जो एक कार्बन का एटम होता है वो 2 एटम के साथ बॉन्डेड होता है, और दूसरी लेयर के एक एटम के साथ बॉन्डेड होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तब भी क्या बचेगा, फ्री बचेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक लेयर से दूसरी लेयर में डीलोकेलाइजेशन करता रहता है, मूवमेंट करता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी इसकी वजह से पास होती है, ठीक है ना, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन एक बचता है। और वहाँ पर क्या हो रहा था डायमंड में कार्बन के एक एटम के अंदर आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, वो चारों के चारों एंगेज हो गए थे, उन चारों के चारों ने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया था। चलिए साहब, दो चीज़ों की बात हो गई। हमने कार्बन के 2 एलोट्रोप्स के बारे में बात कर ली, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब हम बात किसकी करते हैं, एक तीसरा हमारा एलोट्रोप और था, उसको हमने कहा था बुकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है ना, बुकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, ये 3rd एलोट्रोप है कार्बन का, ये भी प्योर कार्बन से ही बना होता है। अब देखिए समझिए यहाँ से, अगर हम बुकमिंस्टर फ्लोरीन को क्या करेंगे, हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहाँ भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगी, और पीछे हमारा कुछ भी बचा हुआ नहीं मिलेगा। तीनों के लिए मैंने बताया है, डायमंड को अगर आप हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जलाते हैं, अगर आप बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, पीछे कुछ नहीं बचेगा, डायमंड बचेगा नहीं। ग्रेफाइट को भी अगर आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, पीछे कुछ नहीं बचेगा, ग्रेफाइट नहीं बचेगा। बुकमिंस्टर फ्लोरीन, ये भी हमारा एलोट्रोप है कार्बन का, इसको भी अगर हम क्या बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। बात क्लियर। ये एलोट्रोप है, और ये क्या करता है, ये जो बुकमिंस्टर फ्लोरीन है ये एक एलोट्रोप है कार्बन का, और ये एक क्लस्टर होता है, कार्बन के 60 एटम का एक क्लस्टर होता है। ये जो बुकमिंस्टर फ्लोरीन है ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, एक क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब एक गुच्छा है, ठीक है ना। कार्बन के 60 एटम मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं। जब कार्बन के 60 एटम्स मिल जाते हैं आपस में, तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक क्लस्टर बनाते हैं, गुच्छा बनाते हैं। उस क्लस्टर को ही हम क्या कह देते हैं बेटा, उसको बुकमिंस्टर फ्लोरीन कह देते हैं। बात क्लियर। और ये जो बुकमिंस्टर फ्लोरीन है, इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल शेप, मतलब फुटबॉल की जो बॉल होती है ना, बिल्कुल उस जैसी उसकी शेप होती है। और बेटा इसमें जो फुटबॉल में जो ब्लॉक आप देखते होंगे, फुटबॉल जो होती है गोल इस तरीके से फुटबॉल होती है यूं करके, उसमें कुछ ब्लॉक होते हैं यूं ऐसे, कुछ हेक्सागोनल ब्लॉक होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं, पेंटागोनल। तो बेटा पेंटागोनल और हेक्सागोनल 2 तरीके के ब्लॉक इसमें देखने को मिलते हैं बुकमिंस्टर फ्लोरीन में। तो बुकमिंस्टर फ्लोरीन एक स्पेरिकल फुटबॉल की बॉल जैसी शेप की एक स्ट्रक्चर होती है बुकमिंस्टर फ्लोरीन की, और इस बुकमिंस्टर फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में जिसकी शेप स्पेरिकल होती है, उसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल शेप हमें देखने को मिलती है। अच्छा बेटा ध्यान देंगे यहाँ से, इसका कलर कैसा होता है, डार्क सॉलिड होता है। ये इसका कलर कैसा होता है, डार्क होता है। रूम टेम्परेचर पर ये कैसा होता है, डार्क होता है। और मैंने आपको बता दिया, जब इसको हम क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, जलाते हैं, जब इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो ये बुकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में हमने यहाँ पर समझ गए। इसका कोई खास यूज़ नहीं है। यूज़ में क्या चीज़ आती है, यूज़ में एक तो डायमंड हमारा यूज़ में आता है, और एक यूज़ में हमारा क्या आता है, एक यूज़ में हमारा आता है ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये दोनों हमारे यूज़ में आते हैं। बुकमिंस्टर फ्लोरीन का कोई यूज़ ऐसा नहीं है जो हमारी डेली लाइफ में हमारे किसी यूज़ में आता हो। तो बुकमिंस्टर फ्लोरीन एक मॉलिक्यूल है। बुकमिंस्टर फ्लोरीन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, और किसका, 16 कार्बन के एटम का एक मॉलिक्यूल है, बिल्कुल फुटबॉल जैसी शेप होती है इसकी, ठीक है। तो हमने 3 एलोट्रोप्स को कवर किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनके यूजेस पढ़े, उनके स्ट्रक्चर पढ़े, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। देखिए आज के लेक्चर में आपने एक चीज़ देखी होगी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सिर्फ समझने वाली, छोटे छोटे लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा लेक्चर जब हो जाता तो बड़े बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं ज़्यादा बड़े लेक्चर में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे लेक्चर ही आपको मैं दूँ,
और सिलेबस पूरा मैं कराऊंगा आपका। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका तीनों कराऊंगा। बोर्ड एग्जाम से पहले कोशिश करूंगा, अभी जो बोर्ड सेकंड टर्म के पेपर आ रहे हैं उससे पहले मैं आपका कवर करा दूं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।